चलो एक बार सब लोग साथ में रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वॉज प्रिंसिपल ऑफ, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ, सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ, एथ प्रिंसिपल ऑफ, नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ, टेंथ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ऑर्डर, 11th प्रिंसिपल ऑफ, 12th प्रिंसिपल ऑफ, 13th प्रिंसिपल ऑफ, 14th, वापस एक बार, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ, सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ, एथ प्रिंसिपल ऑफ, नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ, टेंथ प्रिंसिपल ऑफ, 11th प्रिंसिपल ऑफ, 12th प्रिंसिपल ऑफ, 13th प्रिंसिपल ऑफ, 14th याद रहेगा अभी. ओ हर लेक्चर याद करेंगे, किसी को भी रैंडमली पूछेंगे तो आ जाएगा, 4-4 बार लिखोगे तो आना ही है. These principles are given by known as father of, याद है ऐसा कुछ लिखा था हमने, ऐसा कुछ याद आया. हाँ. Then next are the principle given by Taylor, given by F.W. Taylor. पूरा नाम क्या है? इसने जो प्रिंसिपल दिए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर है. ही इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ, उसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. उसने कितने प्रिंसिपल्स दिए? मैंने पहले भी बताया था 6. इसने कितने दिए? फर्स्ट पॉइंट इज, बाद में लिखना भाई साहब, बाद में मैं बोलूंगी, लिखने का टाइम दूंगी. साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. फर्स्ट पढ़ पॉइंट. अब तक इसमें जो प्लेन इंग्लिश है उसमें अगर तुमको समझ रहा होगा तो ये क्या बोल रहा है कि हर एक चीज़ साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए, नॉट समथिंग बाय रूल ऑफ थंब. व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब? ट्रायल एंड एरर, ठीक है. ट्रायल एंड एरर, यू डू समथिंग एंड यू फिगर आउट दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज वन थिंग. बट व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब? तुम लोग इधर की लाइनें दोनों मेरे को चिपकाए हो, ट्रायल एंड एरर, पर्सनल जजमेंट. एग्जाम्पल, रूल ऑफ थंब कैसे साइंस अप्लाई करना है, नॉट रूल ऑफ थंब. तो रूल ऑफ थंब और साइंस तो अलग अलग हुए. साइंस का मतलब नहीं पूछ रही, रूल ऑफ थंब का मतलब पूछ रहे हो. साइंस तो समझते हैं सबको कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो प्रूवन एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे ही आगे चलो, वो सब ठीक है. रुक जा भी, 1-2 स्पेसिफिक मेथड्स. Rule of thumb is something that you do because everyone does. For example, अपना फ़ोन हैंग हो गया, हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑफ करके स्विच ऑन. ऐसा किधर भी रूल है साइंटिफिकली कि स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने से फ़ोन ठीक, क्या 99% हो जाता है, पर उसमें कभी अपने को रूट कॉज समझ में आता है ऐसा हुआ क्यों, और क्यों किया तुमने स्विच ऑफ? क्योंकि पूरी दुनिया करती है. सेम ऑफिस में लैपटॉप के साथ करने का, ऑफिस का लैपटॉप अटक गया, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो. आईटी वाला भी सबसे पहले ये बोलता है आपने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया था मैडम? हाँ भाई, उस इतना मेरे को आता है, उससे आगे नहीं हो रहा है तो ही तेरे पास आई हूँ. स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना इज समथिंग अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ थंब. आप क्यों करते हो? क्योंकि सब कर रहे हैं. क्या उसके पीछे कोई दिमाग लगाया आपने कि नहीं एक्चुअली मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है तो शायद स्टोरेज के स्पेस में जाके मैं ये कर सकता हूँ, तो कैश फाइल्स बहुत हो गई है इसलिए स्विच ऑफ करके स्विच.
चलता रहेगा. बट यू अंडरस्टैंड, बाय रूल ऑफ थंब द फिक्सेशन इज टेम्पररी एंड नॉट परमानेंट, क्योंकि तुमको अभी तक रूट कॉज तो पता ही नहीं चला है कि क्यों हो रहा था वैसा, कि उसको जड़ से मिटा दे. दैट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ साइंस के एनालिसिस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से, वेरेवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू अप्लाई साइंस रेदर देन अप्लाइंग रूल ऑफ थंब. ऐसी चीज मत करो जो सब कर रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है. कि नहीं यार 90% ऑफ द केस में तो यार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने से हो ही जाता है, तेरे केस में क्यों नहीं हो रहा है. तो वही पता करो ना क्यों नहीं हो रहा है. समझा तुमको व्हाट इज रूल ऑफ थंब. आदित्य बुला ले. फर्स्ट पॉइंट क्लियर एवरीवन. तेरे को अलग टाइम टेबल आ रहा है क्या लेक्चर का? लास्ट बेंच और 4 बार लिख के आया है ना? क्यों? तो पूरा ना 4 बार लिख ही नहीं पाया संडे तक. ठीक है, अपन घर से बात कर लें. बंद कर, डोर बंद कर प्रॉपर्ली बेटा. याद दिला लेक्चर का, मेरे को याद दिला ना इसके घर पे बात करनी है, कि इतना बीमार था कि 15-20 मिनट लिख ना पाए. ऐसा क्या हो गया था, इतना भयंकर बीमारी? शेक हो रहा था हाथ. फर्स्ट पॉइंट एवरीवन क्लियर. सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. तू पढ़ दो सेकेंड. तुमने जीवन में इतना देख लिया ना कि हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुम रिलेट कर पाओगे. ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर अच्छा रिलेशन होना चाहिए. इट शुड बी वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 30 एम्प्लॉयज़. मैनेजमेंट इज नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ देम. सबने छोड़ दिया. हाँ, तुम लोग गलत कर रहे हो मेरे साथ. तो रिकॉर्डिंग में मैं ही जा रही हूँ, तुम लोग तो आ नहीं रहे हो. एंड वाई दिस एंटायर एपिसोड टुक प्लेस बिकॉज देयर वॉज नो हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. नहीं, लेट मी टेक दिस अदर वे अराउंड. एम्प्लॉय शिफ्ट हो गया, इतने तो नहीं हुए, प्रिसाइज ही अपन जाते हैं. 30 में से 23 शिफ्ट हो गए. क्या एम्प्लॉयज तो बहुत अच्छे, हम लोग मिलके सब काम कर लेंगे एक साथ. बट यहाँ पे मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है. एम्प्लॉय सुपर्ब है मेरे, पर मैनेजमेंट वापस सपोर्ट नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने रिक्वेस्ट किया होगा कि मेरा कॉलेज 11:30 से तो 11:30 तक लेक्चर रखो, तो उसे ना बोल दिया गया, नहीं मैडम 4 जन के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक ही हफ्ते की बात है, थोड़ा एडजस्ट करके रिकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी बेसिस पे दे देना. तो कहना है से ये वापस स्प्लिट होगा. हाँ क्या ना भाई, होगा नहीं ऐसा तो डर के. हाँ, वो ऊपर जाना है, वापस ऊपर जाना है. What is happening in this entire situation? मैनेजमेंट को क्या लगता है कि हम लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, टू गिव योर सैलरीज, रेम्यूनरेशन, टू टेक केयर ऑफ यू, टू टेक आउट स्टेशन पिकनिक्स, टू टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग. सो वी आर डूइंग अ वर्क विच नो वन डज. फॉर एग्जाम्पल, तुमको ऐसा लेजिट मैनेजमेंट में क्या काम होता है बताओ? इधर के टॉप मैनेजमेंट में ऐसा कॉलिंग वॉलिंग नहीं है कि बेटा क्लास क्यों नहीं आया, क्लास क्यों नहीं आया, वो वाला नहीं. इन्वेस्टिंग नहीं. सी, यू अंडरस्टैंड, देयर आर सर्टन प्रोफेसर्स हु आर सीनियर फैकल्टीज. सीनियर फैकल्टीज के केस में
तुम लोग जब भी क्लास में उतारते हो उनको, मान लो कंप्लेंट आया, वी कंप्लेंट आया, आइडल सिचुएशन इन आवर क्लासेस व्हाट वी डू इज दैट वी टेल देम यू टेक ट्रेनिंग. जो भी फैकल्टी सबसे अच्छा चल रहा है आप उसकी ट्रेनिंग लो, के देखो ये सर की कंप्लेंट कभी भी नहीं आई है, पीपल आर इंजॉइंग हिज लेक्चर, सो यू टेक ट्रेनिंग ऑफ हिम. अब अंडरस्टैंड, ये पर्सन पढ़ा रहा है 18 साल से, जिस फैकल्टी के लेक्चर आपको देखने बोल रहे हो वो पढ़ा रहा है 8 साल से. अब ये सीनियर फैकल्टी का ना एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मैं इसका लेक्चर देखूंगा. यू अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईगो दैट इज बिल्ड विथ एक्सपीरियंस. अब आपको ये बोलना है कि भाई नहीं, आपको इसके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तो ही आप सस्टेन कर पाओगे. अपन ने लास्ट टाइम पता है कुछ गंदे जोक्स सुने थे, तुम लोग ऐसे जोक्स ले पाओगे? हर 2 मिनट पे एक जोक गंदा सा. तो उनको दिखाना ही पड़ेगा कि करंटली ये ट्रेंड चलता है. आप करंट रील्स या ट्रेंड को लेके कुछ बोल दो जो रिलेट हो जाए तो अभी भी बच्चे रिलेट कर पाएंगे. ऐसा इतना गंदा जोक बोलोगे तो कोई बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा. बट वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होता कि तू मतलब मेरे को बोल रहा है कि मैं उसके लेक्चर देख के पढ़ाने जाऊँ, मेरे को उससे कम आता है. अरे सर कम आता है की बात ही नहीं है. नॉलेज वाइज ऑफकोर्स यू विल बी गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एट फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड लेवल, 12th स्टैंडर्ड लेवल इज समथिंग दैट वी हैव बीन क्लियरली टोल्ड टू एवरी टीचर कि थोड़ा क्लास एनवायरनमेंट फन रखना, चलेगा एक आध 2 चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो. फाइनल सी इज कम्प्लीटली डिफरेंट कि भाई बिल्कुल हंसाना नहीं है, उसको ऑफिस जाना है भाई फटाफट, पूरा दिन बिजी है, तो वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. यहाँ पे हो सके उतनी मस्ती पे फोकस करो. समझा तुमको? तो ये चीज़ ना मैनेजमेंट का काम है, टू एक्सप्लेन द टीचर कि सर ऐसा चलेगा नहीं. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि उनको अगर ख़राब लग गया आपके बोलने के स्टाइल से, नहीं आएगा पढ़ाने कल से. बोलेंगे बीमार हूँ सर, थोड़े दिन बाद रखना लेक्चर, फिर बोलेंगे सर नहीं जम रहा है बैच में. सो मैनेजमेंट थिंक्स माई वर्क इज़ वेरी सुपीरियर. ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एम्प्लॉय को क्या लगता है मेरा काम ज़्यादा बेटर है, मैं उतरा ही नहीं अगर पढ़ाने के लिए, तो क्या कर लेगा मैनेजमेंट? किसको बोलेगा किसके लेक्चर देखो? द वेरी सिंपल वे इज टू अंडरस्टैंड दैट मैनेजमेंट इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, एंड मैनेजमेंट शुड ऑल्सो थिंक दैट एम्प्लॉयज आर डूइंग द वर्क प्रॉपरली, एंड दे शुड बी इन हारमनी. हारमनी समझता है इंग्लिश मीडियम? पीस, एकता, शांति से रहो, एक दूसरे का इंपॉर्टेंस यू हैव टू realize, then only an organization can work. If employees are good and management are not good, तो भी employee नहीं, organization नहीं चलेगा, and vice versa. Management is good and employees are not good, तो भी management is good, मतलब सब बराबर टाइम पे है. टीचर आते ही 25 मिनट लेट क्लास में आके घर की बातें चालू. मैंने तुमको एक बार बताया भी था एग्जाम्पल लास्ट क्लास में, एक घर पे क्या क्या हुआ. तो उसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता. मैनेजमेंट ने सब प्रोवाइड किया तो भी टीचर कोऑपरेट कर रहा नहीं है. ऐसे केस में भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा क्या? नहीं. समझा तुमको? सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्या था? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ए डिस्कॉर्ड मतलब ऐसा डिस्कनेक्ट नहीं होना है, आपको एक साथ रहना है. कल बुला ले जो भी लास्ट आया था उसको. अच्छा तो जूम पे ही था क्यों भाई? तुम लोग के टाइम टेबल में कुछ 8 बजे का टाइमिंग आता है क्या? तो उस हिसाब से तू 7 मिनट जल्दी आया, ऐसा कुछ है क्या? किधर से आता है? पालघर विराज, इतने रीजन है तुम लोग के पास. फर्स्ट पॉइंट एवरीवन, फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेकेंड, थर्ड. ये सेम लाइंस पे जाएगा बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. तेरा नाम क्या है? नैतिक. नैतिक के पीछे वाला नाम? ईशान. थर्ड पॉइंट पढ़ो. मेंटल रिवोल्यूशन. ये पॉइंट रिपीट हुआ अगर तुमको समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज का देखना चाहिए, एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट का देखना चाहिए, तो ये आगे चलेगा. मोल्टन रिवोल्यूशन. पॉटर था वो क्या? वो अपन शेप बना के मेल्ट करके कर लेते इसको. ये क्या है? व्हाट इज द वर्ड? ईशान क्लियर? मेंटल रिवोल्यूशन. कि मेंटली यू हैव टू एक्सेप्ट कि उसका काम इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो दैट पर्सन हैव टू एक्सेप्ट दैट योर वर्क इज ऑल्सो
equally important. Then only an organization can grow. Clear? Next, Arush. ये क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट शुड कंसिडर द आइडियाज एंड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हमने देखा था कि सैंड पेपर मैच बॉक्स के एक साइड लगाओ. उसमें मैनेजमेंट का फायदा हुआ था कि नहीं? एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू नॉट हैव टू बी अनरीजनेबल कि भाई सिचुएशन अच्छी है, फ़ायदा उठा लो, सर डबल दिया तो आऊँगा. ऐसा करना नहीं चाहिए. दिस इज़ अ रॉन्ग प्रिंसिपल. You have to be fair enough. Now this principle na is very much applicable in US. India में आपको कैसे सैलरी मिलता है पता है? For example, you are changing a job. आपका लास्ट सैलरी कितना था? फटाफट एग्जाम्पल. 40 लाख. एग्जाम्पल ठीक है ना? एग्जाम्पल तो अच्छा है. 40 लाख. अब इसको नेक्स्ट सैलरी ना इट विल बी अ हाइक ऑफ 40 lakhs. मतलब इधर 10% हाइक, 20% हाइक, 30% हाइक. सो दिस इज हाउ इन इंडिया वी डिसाइड. यूएस में कैसे डिसाइड होता है कि ही इज टेकिंग पोजिशन ऑफ एमडी. एमडी के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने हैं. इतना काम करने के लिए कम से कम वो 75 lakhs डिजर्व करता है. They will not consider what was your last salary. They consider कि काम कितना है और काम के सामने पैसा कितना मिलना चाहिए. अपने इधर ये कभी कंसिडर नहीं होता. You have to compulsorily give your salary slip for last 3 months, based on which they will decide कि ना इतना पगार था अभी इतना तो बस हो गया तुमको. This is actually being fair. समझा तुमको? जो यहाँ पे इतना एप्लीकेबल नहीं होता, बट दिस इज एक्चुअली गुड थिंग ना कि ये पोजिशन पे इतना काम है, इतना मेहनत है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके हिसाब से कम से कम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए. ये रणवीर के पीछे वाला थोड़ा इस साइड बैठ जाना, दिख नहीं रहा है बेटा. हाँ, और शिफ्ट हो जा. हाँ, परफेक्ट. समझा तुमको इधर तक? ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना सुना लग रहा है. ये क्या होगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. टेक्निकल अकाउंट्स मैनेजमेंट. इधर ऐसा नहीं है. तो क्यों बोला? ताकि याद रहे कि डिवीजन ऑफ वर्क अलग था. डिवीजन ऑफ वर्क में वो क्या बोल रहा था कि डिपार्टमेंट बनाओ अलग अलग. टेक्निकल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स टीम है, फाइनेंस टीम है, मार्केटिंग टीम है, डिलीवरी बॉयज है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे. इधर क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाएगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी कैसे जाएगी? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. ऐसा याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने. भूमि ये पॉइंट पढ़ तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला. ए प्लानिंग इज डन बाय विच लेवल? टॉप एंड एग्जीक्यूशन इज डन बाय. जितने लोगों ने भी 11th में अटेंड किया था तुमको याद होगा, तुमने 1-2 लोगों का एग्जाम्पल लेके देखा था. टॉप में आएंगे या मिडल में आएंगे या लोअर में आएंगे. याद आ रहा है? ऐसा नहीं आया कोई बात नहीं भाई, इतना लाइन याद रहेगा. ये 3 चीज़ें, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. Planning is the responsibility of top and middle level. Execution is the responsibility of lower level. Last point. तेरा नाम क्या है? हाँ, हृदय. हृदय पढ़. Best performance of any organization always depends on the skills and capabilities of its employees to a great extent. Thus, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. It ultimately affects the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. ये बोल रहा है एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग करवाना चाहिए, उससे एफिशिएंसी अच्छा होता है. I will give you a very practical example how training is important and how you can also always have to attend training to upgrade yourself. Back before 2017 1st July, there was something called as service tax. After 1st July, क्या लग गया? GST. Now all the major accounting firms consultancy services देती है टैक्स में. तो अब तक किस पे दे रही थी? अब से किस पे देना पड़ेगा? अभी जीएसटी के लिए पूरे के पूरे स्टाफ को जीएसटी सिखाना पड़ेगा.
Now there is something called as Big Four, if you know. There are 4 companies. नाम आता है किसी को? Deloitte, KPMG, EY, PwC. अब उसमें ना एक फर्म बहुत प्रोएक्टिव थी और उसने पूरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग बिफोर 1 जुलाई 2017 दे दी कि जैसे ही GST आएगा वी विल बी द फर्स्ट वन टू पिच द क्लाइंट. एक मिनट बंद कर देना ना डोर सत्यजीत. तो अभी एक फर्म ने सोचा, लास्ट बेंच शांति, तो ठीक क्यों हो गया? तो सोचा कि ठीक है यार वापस ट्रेनिंग दो, फिर क्लाइंट लो, और ट्रेनिंग अपन चालू भी करेंगे तो 1 जुलाई को तो ये लोग ही आके लेके जाएंगे. आओ पूरी टीम उठा ले वहां से. द वर्ड इज पोचिंग. पोचिंग बोलते उसको. तो उसने मैनेजर को कॉल किया उसके, जिसका ट्रेनिंग हो गया था जिस फर्म में, कि सर अगर आप आते हो आपका पगार डबल. सो इफ ही इज अर्निंग समवेयर अराउंड 25 lakhs, आपको कल से कितना मिलेगा? 50 लाख. इतने में तो बिक जाएगा आदमी. प्लस आप अपने साथ जितने भी टीम मेंबर को लेके आओ, हर एक टीम मेंबर पे 2.5 लाख रुपए लेना. उसने टीम से 10 लोग लेके आया वो. अब हुआ क्या, 1 जुलाई को ट्रेनिंग तो थी पर अभी दूसरे लोग. नाउ यू अंडरस्टैंड, इसने इतना ज़्यादा पैसा लिया, सामने ना उसको 1.8 CR का बिजनेस मिल गया, क्योंकि और किसी को आ ही नहीं रहा था मार्केट में GST. उधर आ रहा था थोड़े बहुत लोगों को, पर उसका मैनेजर चला गया, 10 अच्छे लोगों को लेके निकल लिया है. अब बिजनेस किसने किया? सामने वाली फर्म ने. क्यों ये सब प्रॉपर हुआ? ट्रेनिंग. एम्प्लॉयज ट्रेंड थे. वेन एवर यू कीप योर एम्प्लॉयज अपग्रेडेड एंड हैप्पी. इधर अपग्रेड रखा था पर हैप्पी नहीं रखा था तो निकल गए. सेम ये तो तुम लोग ने देखा ही है. नए टीचर लो, नए टीचर को ट्रेनिंग हो, उससे अच्छा जो टीचर है उनको ले लो, खत्म. तो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलने वाला है. समझ में आ रहा है तुम लोग को? ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट अदर देन ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट इज द रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. इफ दैट इज स्ट्रॉन्ग, नथिंग कैन बीट यू. इधर तक फर्स्ट 6 पॉइंट समझा? चलो कॉपी करो. पहले इसका इंट्रोडक्शन रखो. चलो पीपल ऑनलाइन स्टार्ट राइटिंग. बिना बात के लिख सकते हैं हम लोग. महिला मंडल, मैडम आप लोगों को मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अभी स्प्लिट होंगे. नितिका और उसके बाजू वाली. हाँ नहीं, तो उधर बैठ जा. जमने लगा. पहले जितना हाईलाइट किया है वो लिखो. टेलर, नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. डन. अभी नोटबुक खोला तो ये भी लिख लो. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अपन डिस्कस करते हैं देखने के बाद. हाँ मैं सिखाऊंगी लिखना. 8 मार्क्स के लिए आता है, बट 6 में फुल मार्क्स देते हैं वो लोग. नॉट फुल, आउट ऑफ 8 दे गिव 7 मैक्सिमम. ऑप्शन ही नहीं है ना अभी आंसर में पॉइंट्स नहीं, तो कहाँ ज़बरदस्ती लेके आएंगे. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट वर्क स्टडी, और उसके अंदर ABCD ऐसे लिखना है. डन एवरीवन. अभी नोटबुक बंद कर दो सब लोग, लिख के हो गया है. Now pay attention here. अभी हम लोग ने दोनों प्रिंसिपल्स देखे हैं. पहले वाले प्रिंसिपल इज गिवन बाय, सेकेंड सेट ऑफ प्रिंसिपल इज गिवन बाय. नाउ टेलर हैज आल्सो गिवन टेक्निक्स
ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. हाई चांसेस है कि ये आंसर आता है 8 मार्क के लिए रेदर देन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ फर्स्ट टेक्निक इज वर्क स्टडी. तुमको टेलर का अगर फर्स्ट प्रिंसिपल याद होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा कुछ था कि साइंस यूज करना है, नॉट अ रूल ऑफ थंब. एंड साइंस हैज एवरीथिंग दैट इज एक्सपेरिमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड कंक्लूडेड. ऐसा है तुम लोग ने प्रैक्टिकल्स बनाया रहेगा. साइंस प्रैक्टिकल्स जैसा एक जर्नल होता है उसमें सब लिखते थे अपन, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, वैसे ही सारे डेवलप करने हैं प्रिंसिपल्स. नाउ व्हाट हैपेंड, दिस वर्क स्टडी वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टडी: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी. एंड दिस इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टिल डेट. टाइम स्टडी का क्या मतलब है? पहले मैनेजमेंट खुद वो चीज़ करके देखेगा एंड डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड आवर्स. क्या? स्टैंडर्ड आवर्स. कि आइडल टाइम टू फिनिश दिस जॉब इज फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स. अब अगर किसी को 10 घंटे लगते हैं तो वी कैन कॉल दैट द पर्सन इज inefficient employee, and if someone is able to do in 7 hours, that means the person is efficient employee. Of course quality is something that has to be kept in mind. अब ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का जितना तुम लोग ने देखा ना कि स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, एक दूसरे से काम आना चाहिए, वर्क स्टडी, ये पूरा डेवलप किसके लिए किया पता है? फैक्ट्री वर्कर्स के लिए. अगर आपको लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं किया है. स्ट्राइक वाइक पे नहीं आ रहा तुम लोग सीए बन के क्या धरना डालने जाओगे? नहीं ना. देयर आर डिफरेंट वेज टू टेक आउट मनी फ्रॉम मैनेजमेंट एंड स्ट्राइक इज नॉट वन ऑफ देम कि जो मिडिल लेवल टॉप लेवल लोग करेंगे. सो दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर फैक्ट्री वर्कर्स. तो ना वो लोग आउटपुट का टाइम के एक यूनिट बनाने में कितना टाइम जाना चाहिए. तो दैट मीन्स ऑल दिस प्रिंसिपल आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर ऑफिसेज. दे आर. टीचिंग में मान लो टीचर को बोला ही नहीं है कि आपको ये पूरा पोर्शन कितने आवर्स में खत्म करना है, और टीचर का तुम लोग को समझ में आता है रेट पर आवर होता है, पेमेंट्स. हाँ, मैं तो 100 घंटा ओसीएम ही पढ़ाऊंगी, फिर मेरे को तो बोला नहीं है कितने घंटे में फिनिश करना है. रोज आके एक ही आंसर डिस्कस करूँ, फिर भले बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हैं हम लोग. कहना है मेरा तो 3-3 घंटे का पेमेंट आ रहा है अंताक्षरी में भी. सर वो पोर्शन चल रहा है, क्या ना बच्चों को आदत नहीं है इतना पढ़ने की, तो मैं एक आंसर पढ़ाती हूँ, फिर थोड़ा खेलते हैं, फिर एक आंसर पढ़ाती हूँ, फिर थोड़ा खेलते हैं. सब लोग ऐसा करेंगे, अपने आवर्स बढ़ाएंगे. तुम्हारा तो पोर्शन 200-300 घंटे से शूटअप हो जाएगा, और तुमको ऐसा में तो मजा भी आएगा कि हाँ 4 राउंड तो गेम्स के हो जाएंगे इसमें. अभी हम लोग यही सब डालेंगे प्रोस्पेक्टस में, गेम्स खिलाते हैं, चार्जिंग पॉइंट नियर बेंचीज, ऐसा सब करके डालेंगे. मेरे को लग रहा है वो ज़्यादा बिकेगा. टीचर के क्वालिटी का फ़र्क ही नहीं पड़ता अभी. फ्री वाईफाई, फ्री चार्जिंग पॉइंट्स, फन एक्टिविटीज़ इन क्लास, ऐसा ही डालेंगे तो ज़्यादा एडमिशन हो गया. मैं ऐसा बोल रही हूँ. किधर है पूछ रहा है, तुमको समझ रहा है what I am trying to say? So that is the reason we are given standard hours. For example, your OCM is 42 hours of syllabus. 42 hours plus minus 3. Depending upon हर एक का स्पीड, हर एक का, कुछ लोग नहीं लिखाते हैं तो तुम्हारा 2-3 घंटा बच जाता है ओवरऑल. So this is what is given to the professor. तो हम लोग को ना एक विंडो पता होती है कि ओह इससे ज़्यादा पोर्शन एक्सीड नहीं कर सकते. इफ़ यू एक्सीड देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि सर एक्चुअली ये सब रीज़न की वजह से पोर्शन एक्सीड हुआ है, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल कि इतना एक्सीड होगा. और 1-2 घंटे ऊपर नीचे होता तो कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है. पर मान लो 42 के बदले मैंने 82 आवर्स पढ़ाया, कहना इसे क्वेश्चन आएगा. टाइम स्टडी मतलब कि तुम पहले ही स्टैंडर्ड आवर्स डिफाइन कर लो कि नॉट मोर देन दिस टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस टास्क. अगर वो नहीं किया ना तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्कर लंबा लंबा आवर्स ले लेंगे, ब्रेक्स इतनी ज़्यादा होगी कि फिर आउटपुट एकदम कम आएगा. बट यहाँ पे तुमने आउटपुट डिफाइन कर लिया है टाइम के साथ कि इतने टाइम में इतना होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड स्टडी. There are multiple ways to do one work. Which will be the most effective method? पहले तुम खुद करके सामने वाले को गाइड करो और सबको उसी चीज़ में ट्रेन करो. Now for example, 3 to 4 years back, whenever any organization is new, किसी को कोई रोक टोक देते नहीं है, जिसको जो करना है करो. But after some point of time ना उसमें क्या प्रॉब्लम होती है?
फॉर एग्जाम्पल बोरीवली में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है OCM में, घाटकोपर ब्रांच में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अब अगर मेरे को टेस्ट लेनी है ना तो इसमें अलग लेनी पड़ेगी, इसमें अलग लेनी पड़ेगी। What do? I define things कि ऐसे ही करना है, मतलब start with chapter 1 and 2, then go with chapter 4, then 5, then 7, 6 और 3। कंपल्सरी यही ऑर्डर में जाएंगे सब लोग, कंपल्सरी विदाउट फेल। दिस इज द मेथड एवरीवन हैज टू फॉलो। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डिफाइनिंग दिस थिंग? फर्स्ट, मेरे को टेस्ट लेने में इजी होगा, सब सेंटर पे सेम टेस्ट जाएगा सेम डे पे, या तो आगे पीछे, बट यू अंडरस्टैंड कि सबका फर्स्ट चैप्टर का ही टेस्ट प्रिपेयर होगा, फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट इजी मैनेजमेंट वहाँ पे। सेकंड, ये 2 चैप्टर्स का ना वेटेज मिला के 35-40 मार्क्स है। तुमको लगता है ये तुमने स्टार्टिंग में कर लिया ना तो तुम्हारा इसका रिवीजन सबसे ज्यादा होगा। एवरीथिंग इज स्पेसिफिकली प्लान्ड कि ये इसी मेथड से जाएगा कि पहले ये 3 चैप्टर पढ़ा लो। ये 3 चैप्टर के स्टार्टिंग से हम लोग होते हैं तो स्टार्टिंग का बहुत रिवाइज होता है बहुत बार, लास्ट का तुमको भी पता है, तुम लोग ऐसे खाली पढ़ने के लिए पढ़ते रहते हो, और क्या जो आता है वो चीज़ हम लोग 50 बार पढ़ते हैं, जो नहीं आता है वही नहीं पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट जो चैप्टर्स बहुत अच्छे मार्क्स के हैं ना वो चैप्टर पहले कवर करवा लो। देयर हैज़ टू बी हार्ड वर्क बट देयर हैज़ ऑल्सो टू बी स्मार्ट वर्क। ये पहले कवर कर लिया। सो मेथड डिफाइन करने से ना ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है कि सब जगह पे सेम। समझा तुमको? थर्ड इज मोशन स्टडी, टिपिकली फॉर वर्कर्स। ये पॉइंट प्योरली वर्कर्स के लिए है। तो ना मैं ऐसा एग्जाम्पल देख रही थी, मशीन 2, मशीन 1। इधर एक वर्कर खड़ा रहता है, इधर एक वर्कर खड़ा रहता है। ये वर्कर का काम है, यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट होगा। ठीक है? दिस वॉज द अरेंजमेंट, दिस वॉज एन एग्जाम्पल गिवन इन वन ऑफ द बुक। तो मोशन स्टडी में क्या बोलते हैं, आप ना प्लेसमेंट चेंज कर दो। इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, यहाँ से ऑटोमेटेड कर दो आउटपुट। इससे ना हर एक टाइम 2 मिनट्स की सेविंग हो रही थी। Every time 2 minutes were saved and in a day 95 मिनट्स का फ़ायदा हो रहा था। 95 मिनट्स, मान लो वर्कर इज़ वर्किंग फॉर 6 days, मल्टीप्लाई बाय 30 days। तुमको समझ में आ रहा है कितना आउटपुट ज़्यादा होगा अभी इन अ मंथ? वाई? बिकॉज ऑफ मोशन। कितना ज़्यादा मोशन करते हो ना, कट करो, अननेसेसरी चीज़ें कट करो। ये मोशन स्टडी कहाँ पे अप्लाई होगी पता है? तुम अगर फाइनल सीए तक पहुंच जाते हो तो वहां पे ये बहुत काम आएगा। रीजन, फाइनल सीए में ना पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। यू आर वर्किंग ऑल्सो, यू आर गोइंग टू क्लास ऑल्सो, और ऐसे टाइम में ना हम लोग की हालत नहीं रहती कि अभी घर पे जाके पढ़ सके। सो एवरीथिंग व्हाट यू डू इज पुट ऑन स्टडी लीव। कि जब भी स्टडी लीव आई थिंक 3 से 4 महीने का मिलता है। जब स्टडी लीव आएगा तभी ही अच्छे से पढ़ेंगे। सो यू हैव टू सिट फॉर एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स अ डे, तो ही शांति से सब चीज़ पढ़ेंगे। अब उसमें होता क्या है ना, मोशन स्टडी में बच्चा पढ़ने तो बैठता है, फिर 1 घंटे बाद याद आता है कि पानी पी के आता हूँ, प्यास लगी है। पानी पीने गए वो, घर पे तो बाजू वाले का बच्चा बैठा है, और भाई क्या बोलता है, बड़ा होके क्या बनेगा? सीए बिल्कुल नहीं। और 5-10 मिनट चला जाता है। फिर तुम लोग सोचते हो कि अभी थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। ओह, पेंसिल तो है नहीं, चलो लेने जाता हूँ। आई मीन फाइनल सीए you have to strictly advise this that you have to cut your motion। जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, पानी का एक बॉटल, कंपास, पाउच, पेंसिल, एक्स्ट्रा पेन सब लेके बैठो। ये सुनने में बहुत छोटा चीज़ लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है, पानी मतलब इतना बड़ा घर थोड़ी, वो सीरियल जैसा बड़ा घर है, कैसे 3 माल चढ़ के नीचे किचन से पानी लाना पड़ेगा। ये बाजू में किचन है, और मम्मी मिक्सर कर रही है, वो आवाज़ भी इधर तक आ रही है। But you understand, every time you get up, you end up wasting 10 minutes without knowing, every time। और अगर दिन का 30 मिनट भी आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा बचता है ना, तो आप उसमें 1-2 आंसर्स अच्छे से कर सकते हो। अननेसेसरी मोशन जिसने भी कट करना सीख लिया ना, ही विल विन। अभी 12th स्टैंडर्ड में इसका फर्क ही नहीं पड़ता, इतना छोटा सिलेबस है ना तुम्हारा, तुम 50 बार पानी लेने जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमको तो वैसे ही नहीं पड़ रहा है, पर
पर अदरवाइज हम लोग को भी फर्क नहीं पड़ता है, जाना भाई 50 बार जाए, इतना तुम लोग को आई थिंक मैं 5 मिनट का भी एक ब्रेक देती हूँ, फिर बड़ा ब्रेक देती हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चीज़ें याद रह जाएगी क्योंकि एकदम लिमिटेड सिलेबस है। और इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम इन 12th स्टैंडर्ड इज देयर एंड इन CFC इज ऑल्सो देयर। इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का पूरा बुक तुम्हारा 155 पेजेस का है, नेशनल इनकम इन CFC इज अलोन 162 पेजेस। तुमको समझ में आ रहा है मोशन क्यों कट करना पड़ रहा है और इधर हम लोग क्यों इतनी छूट दे रहे हैं? पूरी बुक 152 पेज की है, 10 चैप्टर मिला के इकोनॉमिक्स के। CFC में एक चैप्टर 162 पेज का है नेशनल इनकम का। ऐसे में अगर तुम 50 बार पानी का ब्रेक लेने गए ना, तुम्हारा बस उधर ही खत्म हो गया। CFC में हम लोग ऐसा देख के टीचर्स रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि सर ये तो हाँ हाँ मेरे को भी पता है मैडम, नहीं डांटना ही छोड़ दिया इसको, पता ही है नहीं होने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग को गलती से भी ऐसा नहीं लगता कि फेल होगा, हो ही नहीं पाओगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा फेल होने के लिए। 4-5 आंसर तो तुमको क्लास में ही याद रह जाएंगे, हेड पॉइंट मिल गए तो अंदर का तो तुम मसाला खुद ही भर लेते हो। इधर फेल होना इम्पॉसिबल है, उधर पास होना इम्पॉसिबल। रीजन मोशन कट नहीं करते लोग, अननेसेसरी मोशन इतना होता है ना, यू नेवर रियलाइज यू एंड अप स्पेंडिंग 1.5 hour ऑफ डे डूइंग अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी वाइल स्टडिंग। वो ब्रेक लेते हैं वो तो अलग ही, उसमें तो पता ही अनप्रोडक्टिव है हम लोग। प्रोडक्टिव टाइम में भी हम लोग 1-1.5 घंटे का टाइम पास कर देते हैं। समझा तुमको? लास्ट इज फटीग स्टडी। फटीग मतलब इंग्लिश मीडियम्स थकान। कुछ लोग आजू बाजू फटीग कैसे होता है? हाँ भाई थकान लग रही। अगर वर्कर को प्रॉपर ब्रेक नहीं दिया, 24 घंटा काम करता रहे, कर पाएगा अच्छे से? तुम लोग को अभी 8:30 7:30 से 10 का लेक्चर है, 2.5 घंटे में मैं बोलूँ 1 मिनट ब्रेक नहीं, जो बहुत नॉर्मल है, पर क्या तुम लोग कर पाओगे? ऐसे कैसे ब्रेक नहीं? उसी के लिए तो आते हैं हम लोग, वो भी नहीं मिलेगा, वो मतलब क्या है? इफ़ यू गिव टाइमली ब्रेक्स, कैसे होता है ना, अगर मैं एक आंसर डिस्कस करती हूँ, जैसे उस बार हमने 14 पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, आज हमने 6 पॉइंट्स ही डिस्कस किए और ये 1 पॉइंट, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक के बाद ना, एग्जाम्पल था बेटा, 5 मिनट के ब्रेक के बाद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर आंसर इज वे बेटर देन कंटिन्यूसली स्पीकिंग फॉर 2.5 hours कि फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तुम लोग सेकेंड आवर पार करते ही ना, तुम लोग को लास्ट आधा घंटा तो कुछ नहीं समझने वाला है। तुम्हारी कैपेसिटी देख के तो मेरे को लग रहा है 1.5 घंटे बाद ही वो सिचुएशन आ जाएगा, उसके बाद तो समझेगा ही नहीं। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू वर्कर एज वेल एज स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, एवरीवन हैज टू बी गिवन। जैसे टीचर में हम लोग रखते हैं कि भाई हफ्ते का 1 दिन उनको फ्री रखना, कभी कभी हो जाता है उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर कोई टीचर नहीं, अभी आप 7 दिन ले लो लेक्चर, नेक्स्ट वीक यू टेक 2 days ब्रेक इफ पॉसिबल। समझा तुमको? वो हर एक को फ्रीक्वेंट ब्रेक देना पड़ेगा, प्लस 2 लेक्चर के बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे का ब्रेक डालो, बिकॉज द प्रोफेसर हैज टू ईट ऑल्सो। क्लियर? विदाउट ब्रेक नो वर्क विल बी डन एफिशिएंट। 4 पॉइंट्स, पहला कौन सा पढ़ा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये चारों किसके अंदर आते हैं? याद रहेगा फर्स्ट पॉइंट, क्लियर विथ इट। 8:30, 8:45, 8:40, 45 के बाद 46 को भी कोई आया ना, मैं अंदर नहीं लूंगी। क्लियर? शांति। पैकअप, डब्बा चकली चिवड़े का पैकअप कर दो। बातें भी बंद, अच्छा खासा ब्रेक मिला है। आप पानी वानी पी लो बाबा, एक दूसरे के मुंह में डकार मारने से अच्छा है पानी पी लो। हाँ कुछ भी खा के अभी जल्दी पियो यार, तेरे को ही कल पानी की जरूरत पड़ी थी ना 2 लाइनें पढ़ के। तेरे जितना नहीं हो गया था उसको, तेरा सीवियर था। बंद कर दे। नहीं वो पूछ के गया था। जल्दी। Now second point is, have you decide the efficiency of worker
लॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एक काम मैंने दिया आदित्य को और दूसरा काम नैतिक को, और अभी हम लोग को बॉस के सामने आउटपुट प्रूफ करना है. आदित्य को हमने दिया है एसर का 50 किलो का लैपटॉप. पता है जूने जमाने का ऐसा जाड़ा जाड़ा लैपटॉप आता था, एकदम बेसिक प्रोसेसर के साथ. इसको हम लोग ने दिया है HP पेविलियन 360 डिग्री. और अब पूरे दिन में इसका काम हो नहीं पा रहा क्योंकि वो लैपटॉप से क्या होता है, सेव करने जाता है ना 5 मिनट तो सेविंग के लिए लेता है. ऐसा आएगा सेविंग 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 सेविंग, और फिर मैं प्रूव कर देती हूँ कि सर देखो नैतिक कितना एफिशिएंट है. आई थिंक वी शुड प्रमोट नैतिक because he is excellent in his work, he gives fast output and he is very efficient. Am I correct or not? मेरे को ना बोल रहे हो तुम लोग. Why not? Can I say इनके tools बराबर नहीं थे. Whenever you want to judge the output, the tools should be standardized. The tools should be. Next point का heading पढ़ो. Standardization of tools and पर्पस समझा क्यों करना होता है. अरे वरना तो पता ही नहीं चलेगा. एक मशीन, एक वर्कर को गंदी मशीन दी है भाई, उसको हर चीज में रिपेयरिंग में टाइम जा रहा है. दूसरे वाले का ऐसा ब्रांड न्यू अलग ब्रांड फटाफट आउटपुट आ रहा है, फिर तुम बोलते हैं ये तो काम ही नहीं करता है, कामचोर. तो वो तो गलत हो गया ना. समझा तुमको. थर्ड, साइंटिफिक टास्क सेटिंग इज समथिंग अगेन कि पहले आप वो काम करके देखो कि रिक्वायर्ड टाइम में हो रहा है कि नहीं, देन यू पास इट ऑन. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बोर्ड का पेपर जब भी सेट होता है ना, पहले एक इन हाउस फैकल्टी से लिखवाते हैं वो पूरा पेपर कि 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. पता चला हर दुनिया का बड़ा आंसर तुम्हारे पेपर में पूछा गया है और फिर लोगों का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो पीपल विल क्वेश्चन ना, भाई तू लिख के दिखा ना 3 घंटे में. सो एवरी टाइम फर्स्ट द टास्क इज डन बाय देमसेल्फ टू प्रूव के इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आध पेपर दूसरे पेपर से थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा, थोड़ा वेरिएशन चलता है, बट पता चला 3.5 घंटे में उससे भी मुश्किल से खत्म हुआ तो क्या वो पेपर पास ऑन कर सकते हैं क्या? नहीं. फर्स्ट यू अंडरटेक द टास्क, यू सेट अ टास्क एंड देन यू पास इट ऑन. साइंटिफिक टास्क सेटिंग करके देखो, एक्सपेरिमेंट. भाई तू बाद में लिख यार, क्या लिख रहा है इतना. अच्छा ये पहले ही लिख के रख देने का आगे का. Are you understanding? Next is scientific selection and training. ये क्या बोलते हैं, लेने से पहले अच्छा सिलेक्शन करने का, ट्रेनिंग करने का, फिर ही जॉब पे हायर करने का. यू नो आइडली व्हाट इज द जॉब हायरिंग प्रोसेस? एनीवन? ओके, कितना? HR, फिर इंटरव्यू प्रोसेस, फिर हायर्ड. सो फार तो यही स्टेप्स पता है. पहले ना तुमको शॉर्ट लिस्ट करते हैं. हाउ डू दे नो दैट दे हैव टू शॉर्ट लिस्ट यू? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टिकलशिप फर्स्ट. जॉब वाला तो मैं बाद में बोल रही हूँ, रेज्यूमे बनाओगे. आर्टिकलशिप में तुम लोग को क्लासेस से, कंपनी से, हर जगह से प्लेसमेंट मिलती है. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ आर्टिकलशिप? तुम लोग का चलो CV तो फॉरवर्ड हो गया. Big 4, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवन सिटिंग इन द क्लास हैज एन एम टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, अनलेस कोई बहुत निहायती आलसी इंसान है. तो क्या इतना जरूरत ही नहीं है मैडम, 5,000 मिल गया बस हो गया. 5,000 मिलता है तुम लोग को छोटी फर्म में. Big 4 का स्टार्ट है 15,000. तो फर्स्ट होता है ना ऑनलाइन रिटन टेस्ट और ऑफलाइन रिटन टेस्ट. I have given both. This online was in KPMG and offline was in ENY and there is a firm called as KNAV. KNAV वाला तो ज़्यादा ही होता है, ऐसे राइटिंग दे दिया था करप्शन पे. तो याद ही नहीं है इतने टाइम बाद ऐसे लिखते कैसे है. स्कूल में लास्ट लिखा होगा मेरे हिसाब से. ठीक है, इतना ज़्यादा वो लोग ने नॉलेज टेस्ट कर लिया था. तो रिटन टेस्ट लेते. अब मान लो रिटन टेस्ट में तुमने डिसेंट परफॉर्म किया तो सेकेंड वॉज समथिंग कॉल्ड एज GD बोलते हैं,
ग्रुप डिस्कशन राउंड. टॉपिक दे देते तुमको. अब टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी तो समझ ही नहीं रहा कि क्या बोलना है. जैसे हम लोग का टॉपिक था डेटा इज द न्यू ऑयल. सेम है, ऐसा ही मुंह बोल रहे हैं. क्या मतलब है इसका? पर अगर तुमने पूरे इसमें कुछ भी नहीं बोला तो यू आर एलिमिनेटेड. अभी अब बिग बॉस के घर जैसा बन गया था कि एंटरटेनमेंट चालू रखना पड़ेगा भले कुछ भी इररिलेवेंट बोलो. तो कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट एवरीवन इज रीडिंग न्यूज़पेपर. का मेरे को समझेगा कि क्या कहना चाहता है सामने वाला. पर ठीक है, ऐसे टाइम पे ना क्या करने का, सेफेस्ट साइड पे कि होशियारी ज़्यादा ऐसा पहले होशियारी नहीं मारने की. किसी को तो समझा होगा 8 लोगों में, वो कुछ तो बोलेगा, उसके बेसिस पे तो आइडिया आएगा कि किस दिशा में जा रहा है कॉन्वर्जेशन. उसका एक हल्का सा पार्ट बोल देने का. एटलीस्ट मैं उसके बात पे बिल्डअप कर रहा हूँ. किसी की तो बात समझ में आएगी ना. 8 लोग बात कर रहे होंगे तो 8 लोग में से 2 लोग तो कंफर्म ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ आ रहा होगा नहीं. वो लोग आउट. तुमने हल्का सा बोल दिया विच शोज के तुमको आइडिया नहीं था टॉपिक का, बट यू हैड कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ 8 पीपल. कॉन्फिडेंस टेस्टिंग. थर्ड, HR राउंड. दिस इज द मोस्ट लवेबल राउंड एवर. बहुत क्यूट क्वेश्चंस पूछते हैं. और बेटा क्या करती हो, घर पे कितने लोग हैं, व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. किसी को तो इंटरेस्ट है मेरे बारे में जानने में. समवन इज आस्किंग मी, उसने पैसे लिए मेरे बारे में जानने के लिए. तो मस्त तुम लोग बताओ ये वो ऐसा वैसा. उसमें ज़्यादा कुछ हैमरिंग नहीं करते. फिर ऐसा प्यार से पूछ रही थी कि देखो यार हमारे कंपनी तो बहुत बड़ी है, तुमको पता है ना. क्या है ये, हमारी कंपनी तो यार बहुत बड़ी है. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो 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 6 बज गया चलो घर पे चलेंगे. आपको यार लेट नाइट करना पड़ेगा. आप कर पाएंगे ना. और इतना प्यार से पूछते ना कि हम ना ही नहीं बोल पाते. तुमने वो भी बोल दिया बड़ी कंपनी होती तो होता है ना, हाँ कर पाएंगे. फिर रोज लेट नाइट होता. इंटरव्यू के टाइम पूछा था मैडम आपने हाँ बोला था, करना पड़ेगा. सो श्योर यू विल बी एबल टू फिट इन अ कल्चर. और तुम लोग को उस वक्त तलब रहती है ना कि आप 15,000 में तो फिट इन करना ही होगा ना. हाँ में हाँ. तो ये HR का पूरा राउंड वो रहता है. अब HR को बातों से मजा आया कि नहीं अच्छा डिसेंट इंसान लग रहा है. देन देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज टेक्निकल राउंड. अब टेक्निकल राउंड में क्या पूछेंगे, तेरे अकाउंट्स का नॉलेज, तेरे ऑडिट का नॉलेज, तेरे टैक्स का नॉलेज. पढ़ा होगा ना तुमने इंटर CA में, तो आना तो चाहिए ना. इसमें ना 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हो गए जो तेरे को आएंगे नहीं, बट वो उसको भी एक्सपेक्टेड है कि नहीं आया. बट बाकी जो थियरी है जो बुक में पढ़ा था वो तो तुझको आना चाहिए. तो वहाँ पे वो लोग जज करते हैं कि भाई टेक्निकल इंसान साउंड है कि नहीं, जिस जॉब के लिए वो जॉब परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं. अब इसके बाद अगर तुझे लग रहा है तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं है. इसके बाद देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज पार्टनर्स राउंड. मतलब तू जिसकी टीम में जाने वाला है वो बंदा आके चेक करेगा कि अपनी वाइब मैच हो रही है कि नहीं. 99% यहाँ पे लोग रिजेक्ट नहीं होते क्योंकि क्या ना बहुत बड़ा प्रोसेस है. अगर इधर रिजेक्ट किया ना तो तुमको समझ में आ रहा है वापस स्टार्टिंग से कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा. तो 99% इधर रिजेक्ट नहीं हो सकते. पर अपने नसीब 1% खराब है. मैं यहाँ रिजेक्ट हुई थी कि पार्टनर के साथ वाइब मैच नहीं हुई मेरी. हाँ मेरे को बहुत भरोसा है, मैं हमेशा वो 1% में आती हूँ. अब तुमको समझ में आ रहा है. अब वापस यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा HR को. पार्टनर्स राउंड में भी ज्यादा कुछ होता नहीं, खाली वाइब चेक ही रहती है. क्या नहीं, गाने का टेस्ट नहीं पूछते, खाली ऐसे नॉर्मल कैंडिड बातें करते हो. वो देखते हैं कि पता नहीं आगे जाके जमेगा कि नहीं. और ऐसे यंग एज पे रहते, अच्छे मार्क्स आते, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते तो थोड़ा तुमको भी एटीट्यूड अननेसेसरी आ जाता है. ठीक है, अभी वो फिर रिजेक्ट होके सीखने में आता है कि ओ ये नहीं करना था. समझ में आ रहा है तुमको. दिस एंटायर प्रोसेस इतना हैवी प्रोसेस बनाया क्यों? यू कैन नॉट हैपहैजर्डली आस्क एनीवन कि चलो ये नीचे घूम रहा है भाई, पढ़ाएगा हमारे क्लास में चलना. ऐसा रैंडमली किसी को भी पूछ के नहीं खड़ा कर सकते. यू हैव टू मेक अ सॉलिड मेथड जहाँ पे खाली अच्छे लोग फिल्टर हो क्या है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स गुड एसेट्स. समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं ना, मैं आई थिंक हर एक राउंड में एक कंपनी में फेल हुई हूँ. मैं EY में इधर ही नॉक ऑफ हो गई थी. है मैथ्स में बोलते कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने का, वो भी लास्ट शायद 12वीं में ही किया होगा बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन.
फिर ग्रुप डिस्कशन तो ठीक है, हर जगह पे हो गया। HR राउंड में भी कोई रिजेक्ट नहीं होता। टेक्निकल में KPMG में मैं रिजेक्ट हुई थी, और पार्टनर्स राउंड में भी अगेन KPMG, इन आर्टिकलशिप पार्टनर्स राउंड, फाइनल से ये रहा। कभी भी इसलिए हमेशा याद रखने का, जो अपना ड्रीम कंपनी है, जैसे मेरे को डेलॉयट वाली इच्छा थी, तो डेलॉयट को मैं हमेशा थर्ड पोजीशन पे रखती हूँ। पहले इधर R&D कर लेती हूँ कि क्या क्या पूछते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, फिर थर्ड कंपनी में जाने का। डेलॉयट में मेरा 1 गो में सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वो 3-4 बार वो हो गया था ना कि अच्छा ये नहीं करना था, वो नहीं करेंगे अभी। इतना मेथड ले क्यों रहे ना, टू एंश्योर दैट देयर इज राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, प्रूवन मेथड से आप सिलेक्ट करो इंसान को, एंड देन कीप ऑन ट्रेनिंग। इनकम टैक्स एक्ट हर बजट पे चेंज होती है, तुम लोग को समझ में आता होगा। तो एम्प्लॉयज को मालूम होना चाहिए कि तेरे अभी ये स्लैब रेट लगता नहीं है। आरुष के बाजू वाला तेरे को घर जाना है क्या, उठा उसको, चला जा, आगे आ जा। हाँ तेरे को ही बोल रही हूँ, हाँ कोई बात नहीं, आजा आगे। हाँ नीचे देख रहा था, उसको बुलाया तो भी उसको ध्यान नहीं। मैं अरे जल्दी चल। अच्छा चप्पल पहन रहा है। अब तेरा ध्यान अच्छे से रह पाएगा, फोकस हो पाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये तुम लोग को याद रखना है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। देर आर 8 टाइप ऑफ क्लर्क्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, 1 एट प्लानिंग लेवल एंड 1 एट एग्जीक्यूशन लेवल, जो इम्प्लीमेंट करेगा। प्लानिंग का पहला क्लर्क रूट क्लर्क। मैंने तुमको था एग्जांपल दिया था, ये बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा और फिर ये बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा, तो 2 मिनट का सेविंग होता है। दे डिसाइड द रूट कि कैसे एक आउट मशीन से दूसरे मशीन पे आउटपुट ट्रैवल करेगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, कितने बजे आने का, कितने बजे जाने का, फॉलो करने का। थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कितने टाइम में कितना आउटपुट आना चाहिए। एंड लास्ट डिसिप्लिन क्लर्क, कि जो सब हम लोग ने सब ये लोग ने ऊपर 3 वालों ने रूल्स बनाए, वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। दिस इज वेरी एक्सट्रीमली सिंपल, खाली एक डिस्कशन के लिए मैं रीड आउट कर रही हूँ। क्लियर इधर तक? फर्स्ट इज विच क्लर्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये लोग सब प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कौन करेगा? फर्स्ट इज गैंग बॉस। कौन? ही विल डिसाइड, ही इज द सुपरवाइजर ऑफ ऑल द ट्रूप्स। जैसे वर्कर होता है ना, उसका ग्रुप्स होता है, हर एक ग्रुप का एक एक सुपरवाइजर। तो मैनेजमेंट जाके हर एक वर्कर से बात नहीं करता, वो लोग डायरेक्ट सुपरवाइजर से बात करते हैं। सुपरवाइजर का काम क्या है कि अपने टीम में जितने भी लोग हैं उससे काम करवाना। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू। नेक्स्ट इज स्पीड बॉस, कि स्पेसिफिक टाइम जो ये इंस्ट्रक्शन क्लर्क और टाइम और कॉस्ट क्लर्क ने बनाया था ना, वो टाइम में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड इज रिपेयर बॉस, मशीन कभी भी खराब हो सकता है, इमीडिएटली एक टीम चाहिए रहता है रेस्क्यू के लिए। एक टीम का पूरे फैक्ट्री में ना एक टीम स्पेसिफिकली इसके लिए रखा होता है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो टीम हैज़ टू स्टेप इन। जैसे हर एक कंपनी में IT डिपार्टमेंट होता है ना, कि कुछ भी लैपटॉप में खराब रहे तो एक टेक्निकल गाय रहता है जो आके करके जाता है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर, ही इंश्योर्स कि सब जो स्टैंडर्ड, ये डिसिप्लिन वाला जो काम है ना, वो पेपर पे बनाता है कि ये डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। इंस्पेक्टर एक्चुअली रोम्स अराउंड द फैक्ट्री एंड इंश्योर्स के सारी चीज़ें हो रही है। पहला वाला पेपर पे प्लान करता है, इंस्पेक्टर वाला एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं चेक करता है। समझा तुमको? 2 टाइप ऑफ क्लर्क, 1 एट प्लानिंग लेवल, 1 एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। प्लानिंग लेवल पे पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वापस प्लानिंग लेवल पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लास्ट है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। अभी ये क्या बोलता है, तुम लोग ना आवर्स के हिसाब से मत रखो। काफ़ी कंपनीज में ना आउटपुट के हिसाब से, मतलब 1 यूनिट यू विल गेट 10 रुपीज़। So in 1 hour, ideally, a worker produce 80 units. 1 घंटे में कितना मिलता है? तो 800 रुपये उसको मिलेगा। समझा?
अब ये क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। डिफरेंशियल अलग अलग रेट दो, कैसे अलग अलग रेट देंगे? 1 घंटे में आइडल आउटपुट कितना है? 80 यूनिट्स। अब मान लो कोई बहुत एफिशिएंट वर्कर है जो सेम क्वालिटी के साथ 90 यूनिट्स बनाता है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट 80 यूनिट्स के लिए 10 रुपीज़, बाकी के 10 यूनिट्स के लिए 12 रुपीज़ डिफरेंस। क्यों मैंने 12 रुपीज़? ये आइडली तो ये 10 यूनिट एक्स्ट्रा उसने बनाया है, ये तो मैं बेच ही नहीं पाती अगर वो बनाता नहीं तो। तुमको समझ में आ रहा है? मेरा प्लानिंग कितने का था? 80 यूनिट्स का, तो मैंने पूरा प्रॉफिट 80 यूनिट्स पे गिना था, बट अभी इसने कितना बना दिया, मतलब मुझे 10 यूनिट पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है 2 रुपया उसको शेयर कर देंगे। वाई दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड? ताकि लोगों में एफिशिएंसी आना स्टार्ट हो, कि अगर आपने स्टैंडर्ड आउटपुट से एक्सीड किया तो आपको रेट सबसे ज्यादा मिलेगा। पहला 80 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, दूसरा 10 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से। आपको सामने वाले को ना काम करने का मोटिवेशन आएगा। इधर तक तुमको समझा? डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान के अलग अलग पीसेस जितना बना रहे हैं, जितना आउटपुट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका रेट्स भी चेंज होगा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट सो फार? हेड पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ना सारे क्लर्क्स का नाम आना चाहिए। लिख लिया सारे पॉइंट्स? छे के छे? ओके। जिसका हो गया तीनों आंसर लर्न करो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। अभी रैंडमली पूछा पूछी चालू करूंगी। We will start learning. It is 9:07 exactly and 9:15 तुम्हारे तीनों आंसर लर्न हो जाने चाहिए। 6 minutes is more than enough. 14 प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल और ये साइंटिफिक टेक्निक्स, 3 ही लिखे हैं मैडम पूरे बुक में, और आपको डाउट है कौन से 3? चलो डन। ऑल 3 आंसर्स एवरीवन? बुक्स बंद फटाफट। जिसका लास्ट बुक बंद हो ना उसी से चालू करेंगे। नोटबुक, टेक्स्ट बुक, लिखा पट्टी, सबको याद है? हाँ इतना पड़ा तो याद ही रहेगा। चलो पहले अपन रणवीर को बर्थडे विश करते हैं। आजा आजा बाहर आजा, आजा आजा फटाफट। इतना तो बनता है ना यार, तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। नहीं हम करना चाहते हैं। क्या कर रहा है? सबके आंसर भूल जाएंगे सब इतने में, तो ज़्यादा लोग मिलेंगे मेरे को 4 बार लिखने के लिए। पीपल ऑनलाइन तुम लोग भी अपने अपने घर पे गाना। एवरीवन स्टार्ट। 1 क्या तेरे को वाइब? अच्छा वो वीडियो निकालना है उसको। वीडियो अरे वीडियो नहीं, तेरे को इतना स्पेशल शादी पे भी नहीं फील करा रहे उतना वो बर्थडे पे करा रहा है। वीडियो ले रहे हैं हम लोग, इतने सब गा रहे हैं। महिला मंडल तुम लोग को भी गाना पड़ेगा ऐसे एकदम, और ऐसा सोफे से हैप्पी, ऐसे इनकी तरह गाओ। कैसे जाहिलियत भरी है इन लोगों में। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो इधर तेरे लिए फोड़ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। तुझे एम्बैरेस हुआ? देन इट इज परफेक्ट। हाँ इसको बार बार ये दिन गाने, तू खड़ा रहेगा और हमारा ये तो रहेगा। मैंने आई थिंक कांदिवली में कुछ अजीब गाने बोला था ना। हाँ नहीं बस तेरे बर्थडे पे भी गाएंगे, आई प्रॉमिस मैडम। जब भी तेरा बर्थडे होगा ना तेरे लिए तो मैं और अलग गाना लिखूंगी तुम दोनों के लिए। तो इतना बातें कर रहे हो ना,
कम से कम 2 मिनट तुम्हारा बर्थडे विश चलेगा। नेक्स्ट किसका आ रहा है बर्थडे? कब है? ओह अप्रैल। ओ मैडम अब ऑन द वे ही हो। कल से अपन रोज 5 मिनट क्लास के बाद इनके गाने की प्रैक्टिस के लिए रुकेंगे। आपको डांस परफॉर्मेंस भी चाहिए कि खाली विश करें हम लोग? खाली विश करें, ओके। नहीं इट्स ओके बोला उसने। 26 ओ सी मेरा लेक्चर भी है उस दिन। 26, 29 और मई का स्टार्टिंग है कोई 1st to 10th में? ए हाँ कब है तेरा? शर्वरी मई की स्टार्टिंग कैसे हुई 24th में? तेरा महीना अलग चालू हो रहा है। पानी पी ले भाई, बात कर ली तूने। चलो ऑल रेडी? एक पहले आंसर पढ़ा दे तो फिर पूछूंगी। ऐसे कैसे? कल अपन ये चैप्टर ना आज खत्म हो जाएगा आई थिंक नेक्स्ट 20 मिनट्स में। तो ये इसका कल टेस्ट ले ले क्या अपन? वर्ड क्या लर्न तुम लोग क्लास में कर रहे हो? रिटर्न टेस्ट, रिटर्न भाई नहीं पूरा मतलब नहीं, आधा टेस्ट लूंगी मैं। पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर बोर्ड पेपर पैटर्न में ही आएगा। तुम लोग ने आंसर्स का हेड पॉइंट्स लर्न कर लिए। 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव इसके बहुत सिंपल हमने सारे डिस्कस किए। चाहिए तो मैं कल आके भी क्लास में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद तुम लोग टेस्ट लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है? मत लिख, घर पे मैं फोन कर दूंगी कि सब लिख रहा है, आपका बेटा नहीं लिख रहा है, फेल हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अरे ऐसे ही बात करने की उसमें क्या माँ बाप चढ़े जाते हैं बच्चे पे, वरना हर बार वो लोग हम लोग पे करते हैं कि आप लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है मैडम मैं इतना करवा रही हूँ, वो नहीं करेगा फेल होगा तो आप पे आएगा, पैसा आपका जाएगा। इज इट ओके? और तुम लोग को एक और दिन, आज का दिन वैसे ही तुम लोग वेले हो, कुछ नहीं है करने के लिए। तो उसका बर्थडे उसमें तेरे को क्या है? तो पूरा दिन सगा भाई है। कौन लोग रिश्तेदारों को लेके जाते हैं बर्थडे पार्टी में? इज इट ओके दैट वी कैन हैव अ टेस्ट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो? ठीक है, तो डे आफ्टर टुमारो मेरे लेक्चर में आई थिंक आई विल जस्ट टॉक टू सर, अगर टेस्ट रख सकते तो टेस्ट कंपल्सरीली देने का है। अभी पीपल ऑनलाइन, ये लोग के इतने दूर दूर रहते कि आ नहीं सकते ऐसा कुछ है, ठीक है घर के एड्रेस चेक कर लेंगे अपन। जो ऐसा कांदीवली बोरीवली मलाड़ वलाड़ रहता रहेगा उन लोग को कंपलसरी आके देने का। अच्छा निकुंज ने तेरे लिए केक भिजवाया है, इमोजी। तेरा भाई है ना वो, क्यों नहीं आया? बेटा कितने साल का है निकुंज? बेटा कितने साल के हो आप, क्या आपको बैक एक हो रहा है? चलो एवरीवन, लास्ट 2 आंसर्स फॉर द डे। पानी पी ले, पानी पी ले। हाई बैक पेन है एकदम। हाँ विहान ओके फॉर यू। चलो लास्ट 2 आंसर्स, वेरी सिंपल, नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दीज 3 आंसर्स। ये 3 आंसर्स के ऑनलाइन आने अपना 8 मार्क के आंसर आने के चांसेस सबसे हाईएस्ट है। पर क्या है ना, अपना नसीब ऐसा है ना कि जो अपन पढ़ के गए वो आएगा नहीं, जो नहीं पढ़ के गए वही आएगा। ये एकदम रिपीटेटिव पॉइंट्स है। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ये क्या कहना चाहता है आंसर कि कोई भी आप ये प्रिंसिपल, आपने जो 14 प्रिंसिपल्स बनाए ये ऐसे ही मन में आया तो बनाया कि डिसिप्लिन होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, नहीं। देयर हैड बीन सर्टन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कंडक्टेड। आपको मालूम है ना ऑल द टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते रहते हैं। तुम लोग बुक्स पढ़ोगे ना अगर, तो वहाँ पे देखोगे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत होते हैं कि एक ग्रुप से मैंने एक टास्क करवाया, जो ग्रुप से करवाया ना उनको शायद पहले कुछ चॉकलेट वगैरह दिया था, दूसरे ग्रुप को कुछ दिया नहीं था, दूसरे ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, चॉकलेट वाले ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा आया। दैट शोज दैट प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड टू इंसेंटिव। से छोटी छोटी स्टडीज़ होने के बाद प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। ये प्रिंसिपल दैट प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड टू इंसेंटिव कैसे बना कि किसी ने एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया उसके बाद हमने ये प्रिंसिपल डिसाइड किया। इधर तक क्लियर? सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब
हम लोग ये जो यहाँ पे सीख रहे हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मैं बोलूँ अमेरिका में चेंज हो जाएगा जाके, उधर भी तो ऐसा रहेगा ना, टॉप सीईओ, फिर बेसिक ग्राउंड लेवल का स्टाफ. कैन आई से दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन ऑल कंट्रीज पॉसिबल? Yes or no? Everyone? Clear till here? First is what? Principles are formed by experiment and practice and experiment. Second, universal in nature. Now third, behavioral in nature. बिहेवियरल क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा आना चाहिए. ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब? मैनेजर को काम खुद करना होता है कि करवाना होता है? अगर करवाना होता है ना, याद रखना लाइफ का सबसे डिफिकल्ट काम है काम करवाना. उतना ही सिंपल है खुद कर लेना. तुम लोग ऐसा थोड़ी होता है, मेरे को तो कितनी आलस है, उससे अच्छा तो मैं किसी पे करवा लूँ. सामने वाले को तेरे से ज़्यादा आलस होगी. तुम लोग को क्या लग रहा है सामने वाला बहुत अच्छा है, तुम लोग को करके देगा? इतनी गलतियाँ करेगा ना, हमेशा मैनेजर को ऐसा लगता है इससे अच्छा मैंने कर लिया होता खुद. 50 गलतियाँ, इरिटेट हो जाता है सामने वाला. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. पर तुम हर बार उस पर चिढ़ गए ना तो तुम्हारे अंडर कभी काम नहीं करेगा. एंड एज अ मैनेजर, एज अ गुड मैनेजर, यू हैव टू एंश्योर दैट योर टीम लाइक्स यू. इसका ये मतलब नहीं कि यार रोज आके चॉकलेट ही देती हूँ. तुम डांटो भी, बट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इतना डांट सकते, इतना मस्ती कर सकते, इतना फ्रैंक होना अलाउड होगा. ऐसे रिटर्न रूल्स नहीं होते. यू हैव टू मेक दैट फ्रॉम योर बिहेवियर. समझा? जनरल गाइडलाइंस. ए प्रिंसिपल्स आर मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी? तो जनरल गाइडलाइंस है कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि ऐसा ही करना है? मतलब ऐसा करना चाहिए. पर आपकी सिचुएशन अगर कुछ खराब आ गई, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई कि फट करके 25 एम्प्लॉय खत्म हो गए 30 में से, तो ऐसे टाइम पे हम लोग नहीं, मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल ये ऐसा करते बैठेंगे क्या? इमरजेंसी सिचुएशन में तुम डिविएट कर सकते हो. जनरल है. समझा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्या करने से कैसे आउटपुट होंगे. अभी ये क्या नाम है तेरा? धर्मवीर. हाँ, तू ऑनलाइन था ना, तूने कुछ तो लिखा था ना, किसी पे कमेंट की थी ना कल 4 बार खा सकता है. हाँ, तो धर्मवीर को ना मैं कितना भी प्यार से बोल दूँ कि बेटा देखो ऐसा नहीं, ऐसा करने का, कि नहीं से वो अच्छा परफॉर्म करेगा. एक बार इसके माँ बाप को बोल के झाड़ दिया पूरा, कि नहीं से एटलीस्ट नेक्स्ट 4 दिन तो अच्छे से चले गए. तो हर एक का कॉज अलग है काम करने का, कि मेरे को उससे ये इफेक्ट चाहिए ना कि 4 दिन एकदम स्मूथ चले, तो मैं भी इसके केस में मेरे को डांटना पड़ेगा. लड़कियां सेंसिटिव होती है, वो लोग रो देती है, तो उसके केस में कभी आराम से करना पड़ेगा कि प्यार से थोड़ा चढ़ा देते लोग चढ़ जाएंगे कि नहीं बेटा ऐसा तो करना है कि नहीं, टीरा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने कि नहीं खुद के पैसे से. सी, वो लोग इतने में मोटिवेट हो जाते हैं. तुम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, टीरा ले लो, ये ले लो, वो. बट तुम लोग को कहीं ना कहीं, मेरे पास लड़के के केस में PS5 चलता है आज भी, यार खुद के पैसे से PS5 लेना है कि नहीं. तू बोला ना, तेरे को तो पहले ही एक्सक्लूड कर दिया अलग एग्जाम्पल देके. समझा? तुमको हर एक का कॉज अलग है, तुमको उससे XYZ इफेक्ट चाहिए ना, उसके लिए उसका रूट कॉज टारगेट करना पड़ेगा एंड वर्क ऑन दैट. आर यू क्लियर? एक मिनट. इधर तक. Recording in नेक्स्ट progress. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जो आइडल नहीं है, तो क्या तुम डिविएट कर सकते हो? उसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि ये 4 प्रिंसिपल अप्लाई किए और 2 प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. वो डिवीजन ऑफ वर्क मान लो अभी 25 लोग चले गए, तो घूम फिर के 3 ही लोग हैं, तो 3 लोग में ऐसा बोलोगे नहीं मैं तो मार्केटिंग का हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता. भाई सबको सब करना पड़ेगा. समझा? द प्रिंसिपल हैज फ्लेक्सिबिलिटी. ये तुम लोग को समझ रहा है? दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स. आइडली वो रीडिंग वाले ही है, बट ऐसा क्या एक बार तुम लोग ऐसा लगना नहीं चाहिए मेरी फीस तो वसूली नहीं. क्लियर? एंड लास्ट इज ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. All principal are of equal. It's not that one is very high. Depending upon your situation, you have to apply कि कौन सा इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Clear everyone? तुमको दिखा होगा ना, मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया है, और ये लोग कल 1-2 बच्चे मांग रहे थे ना, और इतना इंपॉर्टेंट आंसर भी नहीं है, तो ये ऑर्डर में लिखो. क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. लिखो व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल.
ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये मस्त पबजी CFA हाईलाइट करो अलग पेन से और फिर एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करो तो याद रह जाएगा। तुम लोग ऑर्डर चेंज नहीं करना। ये सेकंड वाला लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इधर ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इधर ही ऑर्डर में लिखना है कोड के। पता ही भरोसा, इतना बोलने के बाद भी गलत कर लेते हो तुम लोग। ठीक है छोड़ा, तेरा बर्थडे है। 26 को इसको नहीं डांटना है, 29 को उसको नहीं डांटना है, क्या है यार। All principles are of equal importance. नेक्स्ट देखते तुम्हारा 10:30 से कि 11 से? कितना कम ब्रेक मिलता है ना तुम लोग को। डन? लास्ट आंसर डिस्कस कर ले। पिच कितना भी कर ले, डिस्कस तो करेंगे ही। हाँ, ये अगर शांतिपूर्वक डिस्कस हो गया बिना किसी के अड़चन डाले हुए, और अगर 9:45 ही हुआ होगा तो भी मैं छोड़ दूंगी। तुमको पूरा 15 मिनट का ब्रेक एक्स्ट्रा मिलेगा। ये इसी के लिए जीते हो ना तुम लोग, ब्रेक के लिए। बस ये 15 मिनट ही जीवन की है जो है। लिखना बंद, नोटबुक बंद, सबका फोकस एवरीवन। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स तुम लोग इज्जत से फोकस करो। एक बार लर्न कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर तुम लोग फ्री हो जाएगा 9:45 तक, अगर तुमने सपोर्ट किया तो। फर्स्ट इज प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। मतलब ये प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रिंसिपल्स बनाए क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। मैनेजर्स को एक्चुअली समझ में आना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर। उसको ये समझ में आना चाहिए कि फटीग स्टडी, ब्रेक स्टडी, टाइम स्टडी, कि इंसान भी थक जाएगा, इसलिए कंपल्सरीली इतना ब्रेक तो देना पड़ेगा। क्या ब्रेक सुन के कैसा जोश आ रहा, ब्रेक तो सामने वाले को भी तुम समझो। इफ द पर्सन इज वर्किंग ही ऑल्सो नीड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। अभी इसका ना दोनों साइड होता है। देर आर पीपल हु वांट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, जो काम करते हैं अच्छे से और उनको ब्रेक चाहिए रहता है। एंड देर आर सर्टन पीपल, जो मैंने मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में देखे थे, सिर्फ ब्रेक के लिए आते, तुम्हारी तरह। वो लोग 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और आते ही चाय पीने बैठ जाते हैं। 11:30-12 चाय पीते पीते इनको हो जाते हैं। फिर डेस्क पे अनपैकिंग करते हैं। फिर सबको मिलेंगे आए हैं तो व्हेन यू ग्रीट समन के क्या काम है, क्या काम है। 1:30 बजे लंच टाइम, 1:30 बजे का लंच टाइम इनका 2:30 बजे तक चलता है। फिर सिंस लंच कर लिया रहता है तो इन्हें नींद आती है। भी नींद आ रही है, 10-15 मिनट और काम किया और नींद आ रही है, 3:30 को चाय का टाइम। वापस चाय के लिए गए, चाय किया, नाश्ता किया, थोड़ा काम किया, ओ घर जाने का टाइम। तो कुछ लोग ब्रेक में ही रहते हैं। नाउ इन दैट केस मैनेजर हैज टू आइडेंटिफाई कि किसको कितना ब्रेक मिलना चाहिए। देयर आर सर्टेन पीपल जहाँ पे आप लोग रोक लगा सकते हो कि सर इससे ज़्यादा ब्रेक आप नहीं ले सकते। और इफ़ यू आर वेरी एजुकेटेड, जैसे एक चार्टर्ड को ऐसा नहीं बोल सकते भाई तू 5 मिनट से ज़्यादा चाय नहीं पी सकता, मार देगा वो खींच के कि इतना टाइम तक सीए पढ़ा ये सुनने के लिए कि 5 मिनट से ज़्यादा चाय नहीं पी सकता। फिर वैसे केस में अगर कोई ऐसा पर्सन रहता है ना, तो हाँ उसको टारगेट आउटपुट दे देने का कि भाई इतना काम है तू कर ले,
अभी भले तू रात के 3 बजे तक बैठ के कर, वो मेरा लुकआउट नहीं है। ब्रेक कम ले, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझा तुमको? समझा? इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रिंसिपल बने इसलिए ताकि मैनेजर को हेल्प हो सके। सेकेंड, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट तुम्हारे पूरे OCM के बुक में 50 बार आएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट 50 बार आएगा, तो एक बार में अच्छे से अपन कॉमन चीज बना के याद रख लेना। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? हम लोग ना आर्टिकलशिप में जाते थे, तो मैं ऑडिट में थी ना, तो ऑडिट में कैसा होता है, ऑफिस में तुम लोग नहीं होते हो, क्लाइंट प्लेस पे ज़्यादा होते हो। भी क्लाइंट प्लेस पे थे, मैंने ऑडिट कर लिया, मैंने क्लाइंट को बोला ऑडिट हो गया, फाइल बना के लाने बोला है, तो मैं प्रिंट कर रही हूँ। क्लाइंट ने बोला ओके। फिर क्लाइंट बोला मैडम मैं घर पे जा रहा हूँ, आप कर लेना प्रिंट। मैंने बोला ओके। मैं थी आर्टिकल, मैंने दूसरे 2 आर्टिकल को फ़ोन किया कि अरे कौन से मॉड्यूल प्रिंट करने थे हमें, चलो कर लेते हैं। मस्त 250 पेज के 3 मॉड्यूल प्रिंट मार लिए। जो भी आर्टिकल शिप में बहुत सिंपल है, जो आर्टिकल तुमको 8 बजे के बाद ऑफिस में दिखा ना, मतलब ये आज प्रिंट लेने वाला है। क्योंकि 8 बजे के बाद वो लोग बैठते ही नहीं है। 8 बजे के बाद इसलिए क्योंकि 8 बजे के बाद ऑफिस में क्राउड बहुत कम होता है, तो कोई प्रिंट ज़्यादा देता नहीं, और इनको 200 400 पेज प्रिंट कराने होते हैं अपनी मॉड्यूल के। तो 8 बजे के बाद दिखा मतलब ऑब्वियस है कि प्रिंट के लिए रुका है, काम तो दिया नहीं है इसको, काम तो करता भी नहीं है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। सो मी एंड माई ब्रदर वी बोथ यूज टू वर्क इन दिस फर्म। हम लोग एक बार ऐसे ही बात कर रहे थे, ऑडिट फीस चार्ज कैसे होती है आपको पता है? दिस इज द फीस प्लस देर इज OPE 5% और 10% डिपेंडिंग अपॉन हाउ हाई द फीस इज। OPE इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। क्या होता है कि मैं मेरे घर से तेरे क्लाइंट प्लेस पे आई तो ट्रैवलिंग की रहेगी, क्लाइंट प्लेस पे आई तो खाना वाना खाया, खाने का पैसा गया रहेगा। तो ये लोग 10% अदर प्लस 3% टेक्नोलॉजी चार्जेस देते हैं। तो मेरा भाई क्या बोल रहा था, अगर मेरी ऑडिट फर्म होती ना तो मैं इनको लंच का अलग से रिम्बर्समेंट देता ही नहीं कभी। ऐसा क्या कर रहा है, अपने को तो मिल रहा है हर जगह। आर्टिकलशिप में 3 साल खाया ही है बाहर पूरा टाइम। लोग क्या साइज में गए थे फर्म में, क्या साइज से फर्म से बाहर निकले थे, सिर्फ खाया तो हम लोग को कितना मजा आया। मैं सामने आर्टिकल को भी आना चाहिए ना। बोलता नहीं ना, मैं OPE दे रहा हूँ ना, अलग से 5% क्यों दूँ? मैं उनको प्रिंट भी यहाँ से नहीं निकालने दूंगा कि जाओ अपने ऑफिस में जाके प्रिंट निकाल, मैं 3% देता हूँ। अपने रिसोर्सेज अगर हुए तो तुम कितना स्मार्टली प्लान करो कि बराबर है। दिस वाज सच अ माइनर थिंग व्हिच आई नेवर नोटिस कि आप प्रिंट का भी पैसा क्यों दे क्लाइंट से, तो आप अलग से चार्ज कर ही रहे हो 3% और 10%, और प्रिंट का अलग से उसको देना ही नहीं चाहिए, बट क्लाइंट भी कभी देखता नहीं है। ये कैसे हो गया? अगर मेरा खुद का फर्म हुआ, अरे बहन का पैसा तो कीप द चेंज। और पैसा तो छोड़ो, सैनिटाइजर में भी तुम कितने बायस्ड हो, अपना सैनिटाइजर वर्सेस दोस्त का सैनिटाइजर। इतना एक ड्रॉप खुद का है ना। एफिशिएंटली प्लान, हर एक बूंद का फायदा निकालूंगा मैं। समझा तुमको? नथिंग शुड गो वेस्ट। इसका ये मतलब नहीं है एक्सप्लॉइट करना है कि चल एक बंदे को लेके 4 बंदे का काम दे देता हूँ। एफिशिएंटली सिखाया था। एफिशिएंटली मतलब उसको जितना काम करना चाहिए उतना काम आप उससे करवा सकते। साइंटिफिक डिसीजंस, आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल सीखे, उसमें ऐसा सीखा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये उसकी बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स बनने के कारण आप साइंटिफिकली डिसाइड कर पा रहे हो कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं, टास्क कैसे सेट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा क्यों पॉइंट आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला? चलो ये तुम लोग आंसर करो भाई। सोशल रिस्पॉन्स, अब तक तो अच्छा साइंस चल रहा था, अचानक से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। आया होगा हमें क्या? नहीं, हाँ तो तू बोल ना शर्वरी, ना बोल रही उसके पॉइंट को। तो वर्डिंग्स नहीं यार, समझ गया सर। ये तुम लोग का टैलेंट बहुत अच्छा, समझ जाते हैं, पर वो क्या वो बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है। एक कहना ही से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिहेवियरल इन नेचर। दूसरों से काम करवाना है, दूसरों से काम करवाओगे कैसे? तुम्हारा सोशल स्किल्स अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं तुमको ये पॉइंट का रिलेवेंस क्या है? मेरा सोशल स्किल्स ही खराब रहेगा। एक तन्वी मेरे को एक रेस्टोरेंट में दिखी थी,
मैं उसको पूछूं चल 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 खड़ी होके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बोल, वो कुछ बोलेगी नहीं, ऑफकोर्स उधर पे वो बोलेगी नहीं, पर इरिटेट हो जाता है, ये क्या फालतूगिरी है, इधर सुपीरियर ये इंपॉर्टेंस मांग रहे हैं। ठीक है, वैसे भी वहां पे मेरे को लग रहा है सबसे इंजॉयबल चीज वही होती है, क्योंकि और कुछ तो खाने में था नहीं अच्छा। बट इज इट राइट टू डू कि कहीं भी बच्चा दिख गया कि पूछना चालू कर दो, ए ए ए तू चल नेचर बता प्रिंसिपल्स के, दीक्षा पकड़ रहा है वो, नहीं भाई आप मीटर चालू करो, प्रिंसिपल नहीं बताएगा तब तक मीटर चढ़ता रहेगा। सोशली एक्सेप्टेबल है क्या? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरा भी काम क्या है कि तुम लोग को लर्न करवाना, दूसरों से काम करवाना, और दूसरे कौन है? तुम। तो वो कितना हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क है मेरे पास कि तुमसे काम करवाना है मेरे को। तो आई हैव टू बी सोशली ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम अनरीजनेबल हो रहा है। क्लास में थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस आई विल अंडरस्टैंड कि आई कैन हैव इट, तो ही तुम लोग पढ़ोगे, है ना, बराबर कि नहीं? अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है तुम लोग से पढ़ाई कराना। बट आई कैन नॉट बी सोशली अनएक्सेप्टेबल, वरना मेरा जितना भी टीचिंग स्किल है ना वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो मैनेजर को भी कितना अच्छा भी आता होगा ना, पर वो सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा ना तो कोई उसके अंडर काम ही नहीं करना चाहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग वाई सोशली? नेक्स्ट इज एंकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम इवॉल्व होना चाहिए। जैसे प्री कोविड देयर वॉज नथिंग कॉल्ड एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू हैव टू कंपल्सरीली गो टू क्लास, सिट इन द लेक्चर, आया तो आया, भूल गए तुम्हारा लुकआउट है। पोस्ट कोविड ऑल द क्लासेस हैव कंपल्सरी इवॉल्व विद दिस फीचर ऑफ प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डिंग। यस, सब क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। 99% देयर विल बी अ टाइम इन कमिंग सम ईयर्स जहाँ पे ये बंद कर देंगे हम लोग, क्योंकि अभी लोग इतना रिलैक्स हो गए ना, आया तो आया वरना बैकअप देंगे ही नहीं। अभी देख क्या अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। दिस आई हैव सीन इन स्मॉलर क्लासेस जो नहीं देते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर मिस हो गया एक्सप्लेनेशन तो वापस कहाँ से आएगा? रिवीजन लेक्चर में नहीं रखते वो लोग। तुम लोग को मालूम है बैकअप है, रिवीजन लेक्चर है, तो कुछ होने वाला, जूम है, कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान दिया तो दिया, वरना जाने दो। लेकिन विथ टाइम, अगर मैं ऐसा बोलूँ कोविड के टाइम पे, क्या ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑफलाइन भेजते क्या माँ बाप? यू हैव टू इवॉल्व एज पर द करंट सिचुएशंस, समझा? हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तुमको अगर प्रिंसिपल आते हैं, तुमको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि कितना कंट्रोल रखना है, कितना कोऑर्डिनेट, मतलब आज तू छुट्टी ले सकती है कि ऑलरेडी उसने, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग ऑन 3 कंपनीज असाइनमेंट। अब हुआ क्या, एक जन का फाइनल सीए मई में एग्जाम है, उसका लीव आ गया, तो वो 1 महीने के लिए लीव पे गया। उसके पास 5 एंटिटी, पाँचों की पाँचों इसको दे दी, तो वो 8 एंटिटी पे काम कर रही है। सो आइडियली राइट नाउ द टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल, ऑडिट का टाइम, बट शी हैज़ टेकन अ लीव ऑन 30th अप्रैल, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। मैंने बोला मिल गई क्या? बोलती हाँ यार, मैनेजर ने वही बोला 8 एंटिटी आ गई है फालतू में, लेट मी कोऑर्डिनेट विद यू दिस टाइम, आके तो एक्स्ट्रा काम कर लेना। सो शी हैज़ अ कंट्रोल के काम तो करना पड़ेगा, बट शी इज़ वेरी कोऑर्डिनेटिव ऑल्सो, कि तेरे को जब छुट्टी चाहिए थी मैं तेरे को दे रही हूँ ना, यू हैव टू डू द सेम थिंग, समझा? तो ही तुमको काम करने में मजा आएगा। जैसे there was one of the very tough time in the classes organization only. So out of 3 managers, 1 manager during that time had to take some trip. तो बाकी दोनों ने क्या बोला, हम लोग बेटे संभाल लेंगे। अब इमीडिएटली जैसे ये ट्रिप से है ना, सेकेंड मैनेजर की नेक्स्ट ट्रिप प्लान हो गई अर्जेंट बेसिस पे, कि सब ने बोला है तो जाना पड़ेगा। तो बोलता है कि नहीं यार तू चला जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, काम बहुत पड़ा है। कहने से वो एक्सेप्टेबल होगा तुमको? जब भी पीक सीजन था मैंने तुमको बोला कि तुम जा सकते हो, कि कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ तुम जाके आओ। अभी मुझे जाना तो तुम बोल रहे अरे यार मुश्किल लग रहा है, मैं अकेला कितना करूँगा। यू विल एक्सेप्ट दैट फैक्ट, मे बी तभी कुछ बोलोगे नहीं, तो मन में तो नहीं अच्छा लगेगा। एवरी टाइम यू रिपीट दिस ना एज अ मैनेजर, आपका होल्ड खत्म हो जाएगा। पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू ओनली फॉर दैट। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ के ना? हाँ बोलो। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी हाँ बोलो। उसमें सिर्फ तूने हाँ बोला, नहीं समझ में आ रहा है तो भी हाँ बोला। डेवलप्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है कि ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम लोग अभी ये 7 बजे से लेके कितने बजे तक लेक्चर है? 2। क्यों कर रहे हो इतना? माँ बाप करवा रहे अलग बात है,
बट तुम लोग को क्यों, तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव है कि आगे जाके क्या बनना है, सीए। मेरे को सीए बनना है, उसके लिए मुझे आज इतना करना पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, आई वॉन्ट टू get the work done from others is my objective, and for that I'll have to follow these things. समझा everyone? चालू करो, इसको कॉपी करना। इसका ना कोड वर्ड आई थिंक बनता है, दे दो। फटाफट। ये पहला आंसर हमने जो पढ़ा था पबजी सीएफए, उसका क्वेश्चन क्या था? अब यहाँ का क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस स्लैश सिग्निफिकेंस नीड ऑफ प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन भी लिख देना, तीनों में से कोई भी वर्ड आया तो तुमको आना चाहिए। हाँ, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। सैटरडे टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, आई थिंक 45 मिनट्स या 1 आवर का टेस्ट होगा। 4 मार्क्स से ज़्यादा ना किसी का भी कटा, मैं इंडिविजुअली पेरेंट को फ़ोन करूंगी कि क्लासेस में लर्न कर भी, कल भी मैं लर्न करने का टाइम दूंगी। लर्न इधर करवाया है, ओरल्स इधर लिए है, तो अभी उसको क्यों नहीं आ रहा है फिर, तो आप घर पे ही बिठाओ। क्लियर एवरीवन? चलो बाय बाय।